नमस्कार, टारगेट विद के में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो, नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। हम पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, विकारी शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों का हमने संज्ञा टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद सर्वनाम टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर क्या होता है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, इनको विकारी अविकारी कहते क्यों हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण का। विशेषण एक विकारी शब्द होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन या बदलाव आ जाता है। तो विशेषण भी एक विकारी शब्द है। आज हमारा टॉपिक है विशेषण, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आशा है आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण, अब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। नाम से स्पष्ट है, विशेष, विशेष नाम है इसके अंदर, यानी विशेषता बताने वाले। हम इसको यहाँ से कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं इतने शब्द से। अब इस शब्द का मतलब विशेष, स्पेशल कुछ बताना, इसका मतलब वो उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। यानी ये शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं, क्योंकि इसके नाम के अंदर ही इसकी विशेषता छिपी हुई है। इस शब्द की परिभाषा कह सकते हो, इसको समझने की जो पावर है वो इस शब्द के अंदर ही है। यानी विशेषण को समझने से पहले हमें इस शब्द को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम विशेषण की पूरी परिभाषा पढ़ लेंगे, उनके भेदों के बारे में पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ भी जाएंगे, लेकिन हमें इस शब्द को समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इस शब्द के अंदर हमें एक विशेष नाम मिला है। ठीक है, तो इस शब्द का मतलब हमें पता है विशेष, कुछ स्पेशल बताने वाला। यानी यहाँ से हम इसकी परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसकी परिभाषा याद करते हैं, समझते हैं इसकी परिभाषा का मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किन शब्दों में, एक वाक्यों में इसको क्या कैसे बता सकते हैं। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं, या इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। या हम इसको थोड़ा पलट के भी कह सकते हैं, जिन शब्दों से या जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी शब्द की विशेषता बताई जाए। सीधे भाषा में कहें तो जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी विशेषण ऐसा शब्द होता है जो या तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताएगा या सर्वनाम शब्द की बताएगा। संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो व्याकरण के जो टॉपिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए पहले हमने संज्ञा पढ़ा, उसके बाद सर्वनाम पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से हमें एक ही मिलेगा उस वाक्य के अंदर, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, सफेद घोड़ा। अब हमें व्याकरण की दृष्टि से पता होना चाहिए कि हमारे पास दो शब्द हैं, दो पद हैं। इनमें से एक शब्द सफेद है, दूसरा शब्द है घोड़ा। तो सफेद क्या है, घोड़ा क्या है? तो घोड़ा शब्द एक संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या जीव आदि के नाम का बोध हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो घोड़ा एक प्राणी है, एक जीव का नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है सफेद शब्द। ठीक है, अब सफेद इसका क्या हो गया, गुण हो गया, ये रंग बोधक गुण है इसका। यानी गुण कौन सा है, रंग बोधक गुण है। किसी प्रकार का गुण हो सकता है। पेपर में आपको अगर किसी आप
NCERT 6 to +2 क्लास के बच्चे हो तो आपको इस तरह की नहीं लिखने पड़ेंगे, सिर्फ आपको ये बताना है कौन सा विशेषण है। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें हो सकता है उसमें ये पूछ ले भी सफ़ेद घोड़ा में सफ़ेद किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक हो सकता है उसमें गुणवाचक के ऑप्शन दे दिए आपको, रंग बोधक है, अवस्था बोधक है, आवर्ती सूचक है, किस प्रकार की वो विशेषता इसकी प्रकट कर रहा है, संबंध बोधक है, मतलब किस प्रकार का उसका गुण बता रहे हैं, तो ये रंग बोधक इसका विशेषण है। तो विशेषण का मतलब होता है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है। अब इसके बारे में एक और बात है विशेषण के बारे में, ये तो विशेषण की परिभाषा हो गई। अब इसमें दूसरा नाम आता है विशेष्य का। विशेष्य, पहला हमने नाम पढ़ा था विशेषण, अब है विशेष्य नाम। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है विशेषण जिन शब्दों कह सकते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कहने का मतलब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करे उनको विशेष्य कहते हैं। अगला एक और हमें इसमें नाम मिल सकता है, जैसे पर विशेषण। पर विशेषण, विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, अब इसका पर विशेषण एक और नाम है। अब पर विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। तीन शब्द हैं, तीनों की अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा नाम में फर्क है। विशेषण, विशेष्य, पर विशेषण। दोबारा बता देता हूँ, विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। विशेष्य का मतलब होता है विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए। पर विशेषण का मतलब है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण खुद विशेषता बताता है, लेकिन जो विशेषण की ही विशेषता प्रकट कर दे वो होता है पर विशेषण, यानी विशेषण के ऊपर विशेषण, दो विशेषण लगातार आ जाए। अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है। एक हमने वाक्य देखा, इसमें कई पद हैं। हम अलग अलग शब्दों को, एक पद परिचय का टॉपिक भी होता है, भी ये वाक्य दे दिया, इसमें पद परिचय बताएं। 10th क्लास के सिलेबस में है ये चीज़। तो जैसे राधा है, राधा क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। बहुत क्या है? इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं एक बार। सुंदर क्या है? इसको भी छोड़ देते हैं। लड़की शब्द क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया है। और ये आपको पता ही है, इसको बोलते हैं विराम चिन्ह, यानी पूर्ण विराम। अब देखो, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हमारे पास संज्ञा शब्द ये है, इसका मतलब राधा कौन क्या है? एक लड़की है। राधा क्या है? लड़की तो है। अब लड़की की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। राधा सुंदर लड़की है, यानी लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब कितनी सुंदर है, यानी विशेषण ये है। इसकी विशेषता किसने बता दी? बहुत ने, यानी बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया? पर विशेषण।
राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो राधा संज्ञा है, बहुत पर विशेषण है, क्योंकि सुंदर विशेषण है, विशेषण की ये विशेषण है हमारे पास, और विशेषण की विशेषता कौन बता रहे हैं? पर विशेषण, यानी बहुत सुंदर लड़की है। लड़की क्या है? विशेष्य है। विशेष्य कोई संज्ञा शब्द ही होता है, या तो वो संज्ञा मिलेगा या सर्वनाम के बारे में बात कर रहा होगा। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो भी है, यहाँ पे लिख देते हैं वह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? वह है कौन? लड़की है कोई, लड़की भी हो सकता है, महिला, किसी के बारे में बात हो, तो वहाँ पे विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। ठीक है, तो ये लड़की विशेष्य है क्रिया है, पूर्ण विराम, ये बात की बात है। तो हमें सिर्फ एक बार विशेष्य, विशेषण, पर विशेषण और संज्ञा या सर्वनाम हमारा यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें एक बार आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे विशेषण के भेदों के बारे में। अब विशेषण की हम अवस्थाएं पढ़ते हैं, एक बार भेद उसके बाद करेंगे। अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? अवस्था का मतलब विशेषण की जो अवस्थाएं हैं तीन हैं। जैसे इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही हिंदी में विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो होती है। ठीक है, तो इसकी तीन विशेषताएं अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरी इसकी विशेषता है उत्तरावस्था, तीसरी इसकी विशेषता है उत्तमावस्था। अब देखिए मूलावस्था, अवस्थाओं का मतलब, अब विशेषण की अवस्थाओं का मतलब क्या है? जब हम किसी व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मूलावस्था हम किसको कह सकते हैं? ये मूलावस्था को हम कैसे समझ सकते हैं? मूलावस्था का मतलब होता है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं करते, कंपैरिजन बिल्कुल इसमें नहीं होता। इसमें सिंपल किसी चीज़ की, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे मोहिनी अच्छा नाचती है, यहाँ पे हमने किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं किया, बिल्कुल साधारण सी बात है, इसकी हमने विशेषता प्रकट की है। अब उत्तरावस्था, उत्तरावस्था का मतलब है इसमें दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो पदार्थों के बीच में तुलना की जाती है, यानी दो में से कौन सा बेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में, मोहिनी राधा से अच्छा नाचती है, या मोहिनी राधा की तुलना में सुंदर नाचती है। यानी दो के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो हमें, तब हमें उत्तरावस्था इसका अवस्था का प्रयोग करना होता है। इसके बाद उत्तमावस्था का मतलब होता है सभी के बीच में या सभी में तुलना करना। यहाँ पे हमने किसी के बीच शायद इसका कंपैरिजन नहीं किया। दूसरे उत्तरावस्था में हमने दो के बीच में कंपैरिजन तुलना की। तीसरी अवस्था में हमने उत्तमावस्था में सभी के साथ तुलना की है, या सभी के बीच में हमने तुलना की है, सभी का कंपैरिजन किया है, सभी में बेस्ट कौन है। तो मोहिनी सबसे सुंदर या अच्छा नाचती है। अब यहाँ से समझ सकते हैं सबसे, यहाँ पे राधा से, इसका मतलब मोहिनी और राधा के बीच में तुलना थी। यहाँ क्लास में जितने भी उनके बच्चे हैं या उन कंपटीशन जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं वो सब में दी बेस्ट है, सबके बीच में तुलना की जा रही है। यहाँ दो के बीच में तुलना की जा रही है, यहाँ किसी से तुलना नहीं की जा रही। तो अगर किसी से तुलना नहीं की हो तो मूलावस्था है, मतलब मूल रूप में है वो। दो के बीच में उत्तरावस्था, सभी के बीच में है तो उत्तमावस्था है। तो इस तरीके से हम अवस्था है, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के भेद हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।
विशेषण का पार्ट 2 इसके लिए बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ विशेषण के इतने ही काम करेंगे, क्योंकि अगर दोनों काम एक साथ हम करेंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और आपको काम करने में, देखने में, समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स भी तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद के अपने नोट्स तैयार करते हो तो आपसे खुद से तैयार की हुई सामग्री, नोट्स बहुत लंबे समय तक आपके पास भी रहते हैं और आपको याद करने में, समझने में मुश्किल नहीं होगी। दूसरे के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, पढ़नी हुई चीज़ें या दूसरे के द्वारा तैयार की हुई नोट्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ नहीं आते जितने आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आते हैं। अगर आपको एक बार कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि आपको अपने हाथ से नोट्स तैयार करने चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको टाइप करवाएं किसी टाइपिस्ट से या बहुत सुंदर लिखाई में ही होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हाथ से नोटबुक के अंदर या किसी भी पेज के ऊपर अपने हिसाब से अपनी लिखाई के अंदर नोट्स तैयार करिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत के समय वो आपकी हेल्प कर सकें, आपकी सहायता कर सकें। और एक आपका लिखा हुआ आपको बहुत जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये एक आपके लिए बेस्ट आइडिया है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। विशेषण पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन इस वीडियो से संबंधित अगर आपके दिमाग में आ रहा है या कोई सवाल है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा। वो आपको हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे आपका सवाल का उत्तर देने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगला वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू।